बस आप बियॉर्कन एंड ड्रेल के प्रॉब्लम कर लें तो वो काफ़ी हैं, और वो मैं ही क्लास में मोस्टली कर देता हूँ। उस तरह की कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको, जब ये मिडल ऑफ द कोर्स हम जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक किताब दूंगा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स कहूँगा कि वो आपने बेशक पढ़ी है या नहीं पढ़ी चीज़ें, ख़ुद से आपने स्ट्रगल करनी है उनके बारे में, ख़ुद उनके सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं उसी बुक में, बस दरमियान में अपने स्टेप्स रीफिल करने हैं उनके, ठीक है ना। तो इसलिए कि वो उसने एक प्रॉब्लम 15 स्टेप्स में किया तो उसके 150 स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान में 8 से 10 स्टेप्स हैं जो सीधे सीधे हैं, ट्रिवियल मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग है आपकी, तो वो आपने खुद करनी होगी, ठीक है। हाँ, और पता नहीं वैसे किसी ने किया या नहीं की, वो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है वो वाला, वो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि उससे पावर पता चलती है क्वांटम मैकेनिक्स की, कि वो ऑपरेटर जो स्पेस टाइम डिपेंडेंट नहीं है, जब उन्हें आप टाइम डिपेंडेंट बनाते हैं तो वो वही क्लासिकल लॉज देते हैं एट अ माइक्रोस्कोप जो आपके ऑर्डिनरी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ दे रही होती हैं। एग्जैक्टली, और वहाँ से ये सबसे बड़ी बात पता चलती है कि जो फिनोमेना है ये ज़ेटरबेवेगुंग थ्योरी, यानी जो काइंड ऑफ जिटरिंग फिनोमेना है या जो थरथराना है पार्टिकल्स का, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और रेस्ट मास एनर्जी अगर डोमिनेंट एनर्जी है तो इवन देन इट इज़ एक्सपोनेंशियली गोइंग विद द रेस्ट मास एनर्जी। यही उस प्रॉब्लम में करना था जो मैंने कहा था ना कि अल्फ़ा को आप कैलकुलेट कीजिएगा डी अल्फ़ा बाई डी टी, तो वो यही उसमें चीज़ थी। और ये वो चीज़ है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। आप अगर टेक्स्ट बुक उठा के देख लें तो शायद, मुझे नहीं पता शायद किसी में हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी में नज़र नहीं आई थी ये। नहीं, ज़ीरो हो नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई चीज़ ज़ीरो नहीं है ना, इसलिए एग्जैक्टली। और यहाँ से पता चलता है कि इवन दो क्वांटम मैकेनिक्स में फोर्स नहीं आती, देखें ना, क्वांटम मैकेनिक्स में आप कभी फोर्स की बात नहीं करते, लेकिन इवन देन जब डी अल्फ़ा बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं तो यो एक्सेलरेशन यहाँ से आता है। अगर आप रेस्ट मास एनर्जी को ज़ीरो मान लें, जी पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जी क्लासिकली है, रेस्ट पे तो एनर्जी ज़ीरो है, कुछ क्वांटम मैकेनिकल नहीं है। लेकिन जब रिलेटिविटी में आपने रेस्ट मास एनर्जी डाली पार्टिकल की, तो आपने देखा कि उसके साथ एक्सपोनेंशियली ऑसिलेटिंग सॉल्यूशंस हैं, और इट एक्चुअली वो दे आर ऑसिलेटिंग वेरी वेरी रैपिडली। हाँ, और अगर उसमें आप सोचें mc² की जगह -mc² हो जाए तो इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, क्यों? क्योंकि आयोटा आ जाता है। तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट लाइक दिस वन। तो ये एक ऐसी असाइनमेंट थी जो मैं चाहता था कि लोग ज़रूर करें, और मैं चाहता था कि ना की तो मैं पेपर में भी दूंगा। हाँ, और वो नेचुरली सॉल्यूशंस आएंगे, यही ज़ेटरबेवेगुंग वाले, जब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन, जब हम बनाएंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिराक इक्वेशन, अभी नहीं कुछ लेक्चर्स के बाद, तो वहाँ पर हम ये करेंगे। और ये वो फिनोमेना होगा जो आपको क्लासिकल से बहुत डिफरेंट चीज़ देगा। फिर ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इसकी पावर क्यों मैं ये आपको ये असाइनमेंट दी थी कि ताकि आप कैलकुलेट करें। ये जब आप आगे जाके कैलकुलेशंस करेंगे ना, एक बहुत इंटेंस पोटेंशियल हो अगर, और एक पार्टिकल उस इंटेंस पोटेंशियल की तरफ आ रहा हो, तो आप ये देखेंगे कि जो ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी है वो 1 से बढ़ जाती है। यानी इसका मतलब है कि इंसिडेंट पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल्स हो चुके हैं, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ ट्रांसमिट हो गए। जब दोनों को आपने सम अप किया तो जो नेट आंसर आया आपके पास उन दोनों का, वो 1 से बड़ा है। दैट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। और वहाँ से आपको पता चलेगा वाई इन क्वांटम इन अ रिलेटिविस्टिक डोमेन यू कैनॉट इग्नोर द नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। वो किस चीज़ में ऐड अप होते हैं, और ऐड अप होने के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। तो मैं चाहूँगा कि वो, इसलिए मैं कह रहा था ये आप ज़रूर करें। ये उसका एक इंट्यूटिव सा वो है, जो है ना, आसान सी उसकी एक चीज़ है जो मैंने आपको अभी दी है। आगे जब जाके आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये मैंने अपने 7वें लेक्चर में, 7वें में की थी ना ख्वाब, है ना? हाँ, क्योंकि हमना ने वो उसका लिंक दे दिया। हाँ, नहीं, मैंने कहा आपने उसका लिंक दे दिया ना। हैं? तो और कोई सवाल, कोई और चीज़ आप पूछना चाहें? चलें, क्या बात है। अच्छा, हमने डिराक इक्वेशन कर ली थी। हमने से मुराद ये है कि मैंने कर ली थी और हमने कर ली थी, हम 3 बंदे तो थे। आज मैं
उसी को आगे लेके चलूँगा। एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि जो डिराक इक्वेशन थी उसमें जो मैट्रिसेस थे जिनको हमने अल्फा और बीटा कहा था वो स्पेस टाइम के फंक्शंस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव था। डेरिवेटिव जो था वो स्पेस टाइम का के हिसाब से था, तभी तो वो 4 डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने उसको लिखा था। उसका जो 3 कंपोनेंट था, अगर उसके साथ आप माइनस आयोटा एच बार को मल्टीप्लाई कर देते तो वो मोमेंटम ऑपरेटर बन जाता था, और अगर आयोटा एच बार से मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो वही डी बाई डी टी बनता था जो श्रोडिंगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आता था। फिर हमने कहा कि एक्चुअली जो श्रोडिंगर इक्वेशन के वेव फंक्शन को टाइम के साथ इवॉल्व कराता है, आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू एच साई। अब अगर साई आइगन फंक्शन है तो इसका मतलब है किसी भी टाइम पे अगर आपने आइगन फंक्शन हैमिल्टोनियन का प्रिपेयर कर लिया है तो कभी भी फ्यूचर टाइम पे आप बता सकते हैं कि वो क्या होगा, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग थी एच बार ओमेगा। और अगर आपका पता नहीं है कि वो आइगन फंक्शन है या नहीं है, इवन देन यू कैन इवॉल्व इट, लेकिन अब आपको उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी, अब आपको उसका हैमिल्टोनियन पता होगा, तो वंस अगेन आप क्या करेंगे, उसको उसकी आइगन स्टेट्स में खोल लेंगे यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और हर स्टेट अपने ही एक फेज़ के साथ, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी फाई 1 की ओमेगा 1 है, फाई 2 की ओमेगा 2 है, क्योंकि वो सारी हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है दिस इज काइंड ऑफ अ पैकेट इन विच डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से वक्त के साथ इवाल्व हो रही होगी। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। और अब आपने ये भी पढ़ा था कि डिराक इक्वेशन के को करते हुए कि हमने कहा था ठीक है, डिराक इक्वेशन हमने बनाई इस तरह थी कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस थी वो इनवेरिएंट नहीं थी, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जाते थे तो मसले बनते थे। रिलेटिविटी में वो ठीक नहीं थी, यानी उनमें स्पेस का एक डेरिवेटिव आता था, टाइम का 2। फिर हमने क्लाइन गार्डन बनाई थी। क्लाइन गार्डन में के जो इश्यूज थे वो ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के, उनको रेक्टिफाई करने के लिए डिराक इक्वेशन बनाई थी जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। फिर हमने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, इसने नया क्या दिया है हमें इस इक्वेशन ने। तो वो जो नई चीज़ थी निकालने के लिए वो आपने ये किया था कि आपने कहा था कि सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम इसको नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में लेके जाएं और इसमें को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में सॉल्व करें तो ये क्या देती है। तो आपने सॉल्व करके देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इंक्लूड किया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पार्टिकल का मोमेंटम बदलता है और साथ में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करता है ई फाई वाली, और ई फाई वाली टर्म टाइम कंपोनेंट में आती है बेसिकली। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, 2 कंपोनेंट की स्पिनर में फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ 2 स्पिनर्स आते हैं, या पार्टिकल की स्पिन अप होती है या पार्टिकल की स्पिन डाउन होती है। तो स्पिन अप है तो नीचे वाला कंपोनेंट 0 है 2 कंपोनेंट स्पिनर में, और डाउन है तो ऊपर वाला कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब है जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस आते हैं जिनको हम कहते हैं पॉली मैट्रिसेस। हमने इस इक्वेशन को पॉली मैट्रिसेस और 2 कंपोनेंट स्पिनर्स की फॉर्म में लिखा। तो हमने ये देखा कि साई को अगर आप 4 कंपोनेंट स्पिनर को तोड़ें 2 कंपोनेंट स्पिनर्स में, तो जो नीचे वाले कंपोनेंट्स अगर उसको मैं काई कहूँ, ऊपर वाले को मैं फाई कहूँ, तो काई जो है वो स्मॉल कंपोनेंट स्पिनर है। क्यों? क्योंकि वो 1/c से या mc से सप्रेस्ड है, v/c से, क्योंकि सिग्मा डॉट p/mc है ना। तो p इज़, अगर मैं मान लूँ कि p mv के बराबर है तो इट इज सप्रेस्ड बाय v/c। इसीलिए अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में चले जाएं तो सिर्फ ऊपर वाला कंपोनेंट फाई रह जाता है। सो योर 4 कंपोनेंट स्पिनर इज रिड्यूस टू 2 कंपोनेंट स्पिनर। क्यों? अब फाई 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, नीचे वाला तो 0 0 है, तो 0 0 है तो आप उसको ब्लॉक बना के बाहर भी निकाल सकते हैं। ये तो एक चीज़ इससे डिराक इक्वेशन को हमने देखा करके, जब नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में हमने उसको नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन में इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास वही पॉली वैरिडन इक्वेशन आ गई थी। फिर हमने कहा कि ठीक है, और इसकी क्या प्रेडिक्शन है। दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो लांदेजी फैक्टर है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में वो 2 के बराबर आता है। एक्चुअली डिराक इक्वेशन से वो नेचुरली l+2s आ जाता है, जबकि जो ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आपके पास l+s आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिग्मा को आप ले के ही नहीं चलते,
उसमें शुरू से जे को लेके चलते हैं और जे इज़ ऑलवेज इक्वल टू एल प्लस एस। आप टोटल प्रिसेशंस की बात कर रहे होते हैं, उसमें ऑर्बिटल मोशन भी होती है और उसमें स्पिन पार्ट भी होता है। तो यहाँ फिर आप कहते थे जब एक्सपेरिमेंट आपने किया था स्टर्न-जेरलाच एक्सपेरिमेंट, तो आपने देखा था कि नहीं, स्प्लिटिंग जो एक्सप्लेन नहीं होती, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ फैक्टर ऑफ 2 एंड दैट यू कॉल एज अ लांदे जी फैक्टर। अब हमने कहा था कि जी डिराक इक्वेशन, ये हर फंडामेंटल पार्टिकल जो है जो स्पिन हाफ रखता है उसका लांदे जी फैक्टर 2 होता है। लेकिन फिर लोगों ने जब इसको मेजर किया तो देखा कि नहीं, ये 2 नहीं है, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में तो 2 है, लेकिन अगर इस इट यू कैन ऑलवेज फाइंड सम करेक्शंस। तो सबसे पहली करेक्शंस इलेक्ट्रॉन के जायरोमैग्नेटिक रेशो में श्विंगर ने कैलकुलेट की थी और उसने कहा था ये अल्फा ओवर 2 पाई के प्रोपोर्शनल है, वेर अल्फा इज़ द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट विच इज़ एट द हाइड्रोजन लेवल इज़ 1 over 137, ई स्क्वेयर्ड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अल्फा कहते हैं ना। तो सिमिलरली प्रोटॉन का जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि वो नहीं है 2, वो डिफरेंट है। फिर ये भी पता चला कि प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी तो नहीं है, वो तो कंपोजिट पार्टिकल है। सिमिलरली देन वी हैव कैलकुलेटेड द न्यूट्रॉन, और फिर दरमियान में काफ़ी बड़ी हाइप आई म्यू1 के G-2 के ऊपर, क्योंकि म्यू1 इलेक्ट्रॉन का बड़ा भाई है लेकिन है तो फंडामेंटल। उसका जब लांदे जी फैक्टर कैलकुलेट किया गया तो वो 2 पॉइंट लेट्स से बहुत 11वें-12वें डिजिट तक थियरेटिकली भी कैलकुलेट है, अल्फा ओवर पाई, अल्फा ओवर 2 पाई स्क्वेयर्ड, अल्फा ओवर 2 पाई क्यूब, अल्फा ओवर 2 पाई 4 प्लस और तरह की कंट्रीब्यूशन भी डाली गई, मल्टी लूप डायग्राम सॉल्व की गई और बहुत कुछ किया गया। तो वेरी कंट्रोल्ड हमें पता है उसका रिजल्ट पर्टर्बेटिवली इन द स्टैंडर्ड मॉडल। फिर एक्सपेरिमेंट्स में मेजर किया गया तो देखा कि नहीं, इसमें कोई 10वें डिजिट के बाद या 9वें डिजिट के बाद, मुझे अब याद नहीं है, डिफरेंस आता है। तो उन्होंने कहा ये तो नई फिज़िक्स है भाई, लेकिन फिर स्टैटिस्टिकली देखा गया कि नहीं, कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो वेल कंट्रोल्ड नहीं है स्टैंडर्ड मॉडल में। वंस वी हैव डन इट देन वी गॉट द रिजल्ट्स व्हिच आर क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड मॉडल। तो एक्चुअली आज भी इन जी फैक्टर्स की कैलकुलेशंस पे काफ़ी काम हो रहा है, और काफ़ी काम, बहुत टीडियस काम हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है मल्टी लूप्स कैलकुलेशन में। तो बड़े बड़े ग्रुप्स आज भी इन कैलकुलेशंस को रिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो ये तो अब तक की स्टोरी है डिराक इक्वेशन की जो मैंने आपको बताई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें क्या चीज़ गारंटी करती है जहाँ से हमने शुरू किया था। हमें ये भी तो साबित करना है कि अगर डिराक इक्वेशन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाके लिखी जाए तो क्या वो अब बदल तो नहीं जाती। शुरू ही यहीं से आर्ग्यूमेंट किया था, हमने यहीं से बिल्ड किया था कि श्रोडिंगर इक्वेशन इधर से उधर ले जाएं तो टाइम भूल जाती है स्पेस को याद रखते हुए, या स्पेस भूल जाती है टाइम को याद रखते हुए। यहाँ पर दोनों लीनियर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको मैं एक स्पेस से लेके जाऊँ दूसरी स्पेस में तो वो तब्दील, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाऊँ तो वो तब्दील नहीं होती। ऐसे इक्वेशंस को, ऐसी चीज़ को कहते हैं लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस। रिलेटिविटी का एक ख़ास हादसा है जिसे कहते हैं लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस। वो कहते हैं एक फ्रेम से इवेंट्स को दूसरे फ्रेम में ले जाएं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो तब्दील नहीं होती, और उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं दीज आर नोन एज लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट। तब्दील, इनवेरिएंट कहते हैं तब्दील ना होने को। फिर हम कहते हैं ठीक है लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट तो हमें पता है क्या है। एक और चीज़ होती है जिस मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं दोनों का आपको क्लियरली मीनिंग भी बताऊँगा। एक होता है लॉरेंट्ज़ कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब होता है उसकी फॉर्म भी नहीं बदलती, जैसी फॉर्म उसकी इधर है वैसी फॉर्म ही उसकी उधर रहेगी अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज हम इन दोनों चीज़ों की आज और कल के लेक्चर में डिराक इक्वेशन की बात करेंगे। जो चीज़ मैं करूँगा इन 2 लेक्चर्स में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो क्या है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो कैलकुलेट करूँगा ये मान के कि अगर ये क्वांटिटी इस तरह ट्रांसफॉर्म हो, ये क्वांटिटी इस तरह ट्रांसफॉर्म हो, तो डिराक इक्वेशन की कोवेरियंस प्रूफ होती है और चीज़ों को फॉर्म इनवेरिएंट होना चाहिए, वेदर यू कैलकुलेट इन जनरल रिलेटिविटी, वेदर यू कैलकुलेट इन स्पेशल रिलेटिविटी, इवन मैक्सवेल्स इक्वेशन यू कैन चेक। तो मैं जो प्रॉब्लम्स दूंगा वो इसी तरह के दूंगा कि एक मैंने सॉल्व कर दी है पेपर में, कहूँगा अच्छा मैक्सवेल्स इक्वेशन प्रूफ कर दें फॉर्म्स को, फॉर्म इनवेरिएंस है उनकी भी, तो वो आसान काम है, बहुत ही आसान है, उसमें तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है उनका। क्योंकि यहाँ मुश्किल इसलिए कि गामा मैट्रिसेस आते हैं, और जब मैट्रिसेस आते हैं तो मैट्रिसेस में जब इनवेरिएंस प्रूफ करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ अ मैट्रिक्स आपने कभी सॉल्व नहीं किया होगा, है ना, वो इतना सीधा नहीं होता। तो मैं वो भी करूँगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द एक्सपोनेंशियल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हम इन 3 से 4 लेक्चर्स में हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। ये 2 चैप्टर्स फिर हो जाएंगे, उसके बाद तो
चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी, उसके बाद इस तरह की नहीं रहेंगी चीज़ें। तो अगर कोई सवाल हो किसी का, जो मैंने अभी बात की पिछले लेक्चर्स के बारे में जो मैंने आपको क्विकली बताया, उसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ लें। सर इनवेरिएंस से कोवेरिएंस इंप्लाई क्यों नहीं होती? अगर मुझे पता है कोई चीज़ इनवेरिएंट है तो कोवेरिएंट क्यों नहीं? नहीं, एक्स म्यू इज गैमा लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू, इट्स नॉट इक्वल टू एक्स न्यू। लैम्डा म्यू न्यू के साथ लगाने से आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन डी एक्स म्यू इज इनवेरिएंट। जिस फॉर्म में ऐसी फॉर्म इधर है वैसी फॉर्म उधर है ना, ठीक है। तो मैं आता हूँ इस चीज़ पे ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले लॉरेंट्ज इनवेरिएंस का आपके बारे में को बताऊंगा। अच्छा, मुझे ब्योर्कन एंड ड्रेल की कुछ नोटेशंस, मेरी ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो सकती है ना बंदे की। मसलन मॉडर्न बुक्स में लैम्डा म्यू न्यू लिखा जाता है जबकि ये ए म्यू न्यू लिखता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्योर्कन एंड ड्रेल की नोटेशंस ही फॉलो करूं, ताकि आप घर जाके जब किताब पढ़ें तो ये ना हो कि आप नोटेशंस में ही, ठीक है। मेरा तो अब एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं तो कभी लैम्डा लिखता हूँ, कभी ए लिखता हूँ, काटता रहता हूँ बार बार। मैं सारी कैलकुलेशन घर में लैम्डा के साथ करता हूँ, एंड पे लिख देता हूँ इन अ ब्योर्कन एंड ड्रेल नोटेशन लैम्डा गोज़ टू ए, बस बात ख़त्म। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा सारी वही इसी बुक्स की नोटेशन रखूँ, चाहे मुझे पसंद है या नापसंद है। देखिए ये मैं वंस अगेन आपको बता दूँ, ये बुक बड़ी क्लासिक लिखी हुई है, पूरी दुनिया में ये रिकग्नाइज्ड किताब है, हर जगह ये पढ़ाई जाती है। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे लिखे होते हैं। इसकी एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मसलन आज एक लफ्ज़ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अभी, जब मैं लेक्चर में लिखूंगा तो देखिएगा ब्योर्कन ने उस तरह नहीं लिखता, वो लिखता है प्रॉपर टाइम इंटरवल, बस लिख के छोड़ देता है, कहता है डी एस स्क्वेयर्ड इज प्रॉपर टाइम इंटरवल। मैं आपको बताऊंगा व्हाई इट इज़ अ प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम मैंने आपको बताया हुआ ना क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि वाई उसने अपनी बुक में इसको प्रॉपर टाइम इंटरवल ही क्यों लिखा है। जस्ट ये बताने के लिए कि अगर आप इसके 2 चैप्टर पढ़ लेना तो आपको फील होता है सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े, लेकिन इसमें इतना कुछ होता है बाकी किताबों का कि जो नई किताबें लिखी गई हैं उनके ये 6-6 चैप्टर्स होते हैं। तो इसलिए आपने डिप्रेस नहीं होना कि हम बड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, एंड पे देखिएगा हम ठीक हो जाएंगे। चलें जी, हम मान के चलते हैं 2 ऑब्जर्वर्स हैं, 2 डिफरेंट फ्रेम्स में हैं। आपको पता है, ये थोड़ा सा रिव्यू कराता हूं मैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को। हम कहते हैं एक ऑब्जर्वर ओ है किसी फ्रेम में एक्स वाई जेड में, और एक ऑब्जर्वर ओ प्राइम है। फर्ज करते हैं ओ प्राइम मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ इन 1 डायमेंशन। रोटेट भी कर सकता है, थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वेलोसिटी वाला हमें ज़रा आसान लगता है। हम कहते हैं इसके अंदर एक इवेंट होता है और इसके अंदर एक इवेंट होता है। इवेंट क्या होता है? किसी चीज़ की अकरिंग, ठीक है, स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर। ये 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज़ होती हैं रिलेटिविटी में, 3 डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि इसके अंदर कोई इवेंट हुआ x और इसके अंदर वही इवेंट नजर आया मुझे x प्राइम, ये x देखता है, ये x प्राइम देखता है, तो क्या x प्राइम का x के साथ o प्राइम के इवेंट का o के साथ कोई रिश्ता नाता है या नहीं है? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आपको ले जाती है रिलेटिविटी में, दैट इज नोन एज अ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं लिखता हूं इसको कि x न्यू, मैं पहले यहां प्राइम लिखता हूं, आगे जाके क्या करूंगा x प्राइम न्यू लिख दूंगा। यानी क्या मतलब है मेरा? प्राइम कोऑर्डिनेट के अंदर जो x न्यू है वो रिलेटेड है विद दिस x म्यू विद द हेल्प ऑफ अ a न्यू म्यू। समेशन किस पे होगी? 0 से लेकर 3 तक। अच्छा, जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए, लिखा हुआ क्या है ये क्यों ऐसे? ए न्यू म्यू को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ए न्यू म्यू है क्या। ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ ना ए न्यू 0 x0 प्लस ए न्यू 1 x1 प्लस ए न्यू 2 x2 प्लस ए न्यू 3 x3, है ना? इसका मतलब है अगर आप न्यू की जगह 1 पुट करते तो क्या होता?
पहला एलिमेंट आ जाता ना। अगर आप x1 कैलकुलेट करते तो क्या हो जाता है, ये A10 शाबाश x0 प्लस A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं x2 लिखता तो क्या होता, न्यू की जगह क्या आ जाता, अब 2 आ जाता, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो आ जाता A20 x0 प्लस A21 x1 जी प्लस A22 x2 प्लस A23 x3। तो आपको क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है, आपको क्या लग रहा है, ये कैसे लिखा हुआ है ये वाला? एग्जैक्टली आपको नहीं लग रहा कि ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे x1, अच्छा यहाँ प्राइम भी लिखना चाहिए था ना मुझे तो, और यहाँ भी प्राइम लिखना चाहिए था। इसका मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे, अच्छा मैंने जीरो नहीं लिखा ना, हाँ x0 भी लिखना चाहिए था मुझे। चले x0 प्राइम भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर A00 x0 प्लस A01 x1 सिमिलरली x3 लिखना तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ हर 2 की जगह 3 लिख दें। तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे लिखा हुआ है x0 प्राइम x1 प्राइम x2 प्राइम और x3 प्राइम इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ जैसे A00 A01 A02, मैं बाकी नहीं लिखूंगा, A03 अप टू सो वन। ये 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, इनटू x0 x1 x2। इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये दिस इज नोन एज अ लॉरेंट्ज मैट्रिक्स। लॉरेंट्ज मैट्रिक्स है तो न्यू म्यू फिर क्या होंगे, इसका मतलब A इज अ लॉरेंट्ज मैट्रिक्स, सो A इज अ लॉरेंट्ज मैट्रिक्स। तो A न्यू म्यू फिर क्या होंगे, कौन बताएगा? इसके एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये नहीं भूलना आपने कि A न्यू म्यू आर द मैट्रिक्स। वो लोग जिन्होंने रिलेटिविटी पढ़ी हुई है ना पहले, उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई उनके लिए भी आसान नहीं है आपके। ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए इसके? ये 4x4 का मैट्रिक्स है ना, इट मीन्स इट हैज 16 कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, 16 कंपोनेंट्स होने चाहिए। क्यों? यू आर फ्री टू चेंज विद टी, यू कैन चेंज x, विद टी यू कैन चेंज y, विद टी यू कैन चेंज z, सिमिलरली बाकी भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए, रिलेटिविटी आपको यह कहती है कि अगर आपका ये फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो डायमेंशंस जो इसके परपेंडिकुलर हैं वो नहीं बदलेंगी। क्यों? आप अगर बहुत तेज अपनी गाड़ी पे जा रहे हों तो आपको लगता है कि दरख्तों के दरमियान में हॉरिजॉन्टल फासला कम हो गया, लेकिन उनकी ऊंचाई वही रही है। इसका मतलब है रिलेटिविटी में जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक होती है उस डायरेक्शन की लेंथ चेंज होती हैं, जो परपेंडिकुलर डायमेंशंस होती हैं वो तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट चेंज होगा, वाई और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। तो इस मैट्रिक्स में शायद ये 1 1 ही रहें, बाकी सारे एक्स और वाई टी और जो है ना वो चेंज हो। वक्त ज़रूर चेंज होगा और वक्त उसी तरह चेंज होगा जो कंपेंसेट करेगा उस लेंथ या उस स्पेस की चेंज को। तो ये तय हो गया कि ये 16 ये जो है ना 16 एलिमेंट्स का ये एक मैट्रिक्स है जिसके 16 एलिमेंट्स और ये होमोजीनियस है। ठीक है, ये बात भी। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मैट्रिक्स। इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ ओ प्राइम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द
रोटेशन ऑफ ओ प्राइम। क्यों? लाजमी नहीं होता ना आप ट्रांसलेट करें, इवन यू कैन रोटेट आल्सो, स्मॉल एंगल्स के साथ रोटेट करते जाएं। तो इट हैज़ ट्रांसलेशन का मतलब है द वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ अ जनरेटर ऑफ ट्रांसलेशन। अगर मैं मोमेंटम लगाऊंगा तो ये पार्टिकल इधर से इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब है इट कैन ट्रांसलेट एज वेल एज इट कैन रोटेट। वही है ट्रांसलेशन में, वही आ जाएगा, बूस्ट ही आ जाएगा, वेलोसिटी होगी। बेहतर है ग्रुप्स का जिक्र ना है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ग्रुप्स एट द मोमेंट। नहीं सर, वो ट्रांसलेशन फिर पॉइंटकारे ग्रुप में आ जाता है, उसमें इसमें रोटेशन और बूस्ट आता है। हाँ बूस्ट में और ट्रांसलेशन में नहीं, फिलहाल तो मैं फिलहाल तो बूस्ट को, मैं तो ग्रुप की बात ही करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये वेलोसिटी के साथ बदल सकता है या रोटेशन के साथ बदल सकता है, वो मैं बाद में सेग्रीगेट करूंगा जब पॉइंटकारे पे आऊँगा कि ट्रांसलेशन है या बूस्ट है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक बीटा होता है और एक मोमेंटम वाली चीज़ आती है, तो उसमें आएंगे। अभी मैं ग्रुप्स का जिक्र ही नहीं कर रहा, लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, आपको याद होगा, आपने ds² कैलकुलेट किया था, याद है ना आपको? आपने कहा था ds² इज, किस को याद है, किसके बराबर था? किस को याद है? याद है मैंने स्मॉल चेंज लिखी थी, हाँ बोल दें, आप बोल दें, चलें, शाबाश। जी म्यू न्यू, ठीक है, शाबाश। dx म्यू, और यहीं से आपने ये बनाया था ना dx म्यू। अच्छा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं c² dt² माइनस dx वेक्टर²। dx वेक्टर का मतलब क्या है? dx² dy² dz², दरम्यान में सम है सबके, चूंकि बाहर माइनस है तो यानी ये यही लिखा हुआ है कि दिस, चले ये dx² माइनस, एक दफ़ा मैं सारे लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें से मैं अगर c² कॉमन ले लूँ और इधर ले आऊँ तो क्या आंसर आ जाएगा? ये dt² माइनस 1/c², इसको मैं अब dx वेक्टर² कर देता हूँ। वे dx वेक्टर² इस, बाज़ लोग dr² लिखते हैं, मैं dx वेक्टर ही लिख लेता हूँ। वेक्टर डालता हूँ तो 3 होता है, नहीं डालता तो 4 है। इस चीज़ को कहते हैं d⁴, विच इज इक्वल टू dt² माइनस 1/c² dx। इसीलिए ब्योर्कन एंड ड्रेल इसको कहते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। क्यों प्रॉपर है? यू हैव रिटन इट एज अ d⁴। क्यों? ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में नहीं बदलता। यह बात आपको पता है ना? मैं अभी इसका कॉन्सिक्वेंस लेके आता हूं कि ये एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में नहीं बदलता। इसलिए आप देखिएगा वो अपनी किताब में लिखता है दिस इज अ प्रॉपर टाइम इंटरवल। ये इस वजह से प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब आप देखिए, अगर आप एक पार्टिकल के ऊपर चढ़े हों, बैठे हों चढ़ के, तो डी उसका एक्स नहीं बदलेगा ना, ये वाला आपसे। तो प्रॉपर टाइम इज योर, आपकी घड़ी का जो टाइम होगा, आप जिस मर्जी फ्रेम में बैठे हैं वो आपका प्रॉपर टाइम है। सारी चीज़ें आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला है जब घड़ी एक की इस्तेमाल होगी और लेंथ दूसरे की इस्तेमाल होगी, मसला फिर आएगा। चलें, अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये चीज़ नहीं बदलती, आपने पढ़ा हुआ है ds'² जो कि किसके बराबर है? g म्यू न्यू dx' म्यू dx' न्यू। ये इसलिए मैंने कहा था मैं प्राइम यहां लिख दूंगा उस तरह लिखने की बजाय। ये दिस इज इक्वल टू dx' म्यू dx' म्यू। मैं ये क्या कह रहा हूं कि ये नहीं बदलेगा ना, लेकिन dx' म्यू किसके बराबर है? कौन लिखवा सकता है मुझे आप में से? कौन मुझे लिखवा सकता है आप में से इसको कि dx' म्यू किसके बराबर है? जी कौन लिखवा सकता है? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देखें। सो दिस इज इक्वल टू a म्यू न्यू dx न्यू, इसकी जगह, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a जी a म्यू अल्फा dx अल्फा। कोई हर्ष तो नहीं लिखने ना?
जिसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ उसको मैं बाहर करके लिखता हूँ नोटेशंस में आसानी के लिए। क्यों? इसकी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर दी, इसकी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर दी, जो कि ये लिखी हुई है। क्या जवाब आएगा इससे, कौन बताएगा? सो डी एस प्राइम स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू ए म्यू न्यू ए म्यू अल्फा डी एक्स न्यू डी एक्स अल्फा। अच्छा, हमें तो पता है कि डी एस प्रॉपर टाइम इंटरवल है। प्रॉपर टाइम इंटरवल तो नहीं बदलते, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आप चले जाएं तो क्या होगा फिर इसमें से? इसका मतलब है डी एस प्राइम स्क्वेयर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डी एस स्क्वेयर्ड, है ना? क्या ख्याल है? यानी बट डी एस प्राइम का स्क्वेयर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डी एस स्क्वेयर्ड। अब आप मुझे बताएं, इसकी जगह मैं क्या लिख चुका हूं? ए म्यू न्यू डी एक्स न्यू ए म्यू अल्फा डी एक्स अल्फा, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस इज ऑलवेज इक्वल टू डी एक्स अल्फा डी एक्स अल्फा। क्यों? डी एस स्क्वेयर्ड को मैं लिख सकता हूँ ना डी एक्स अल्फा यहां लिखा हुआ है ना, म्यू की जगह अल्फा लिख दूँ। रिपीटेड इंडेक्स है, रिपीटेड इंडेक्स पे सम होता है, ये मैं पता है। अच्छा, जहां जहां भी दो इंडिसेस आ रहे हैं इसका मतलब है उस पर सम है। आइंस्टाइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, बार बार ये समेशन लिखने में वक्त ज़ाया होता है। कब ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जब इस न्यू की जगह अल्फा हो जाता है ना। एक सूरत है ना हमारे पास न्यू की जगह अल्फा के लिए। सो दिस इंप्लाइज इज, एक ही सूरत में ये बराबर हैं अगर ए म्यू न्यू ए म्यू अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाए? डेल्टा म्यू अल्फा। क्यों? देख लें, म्यू से म्यू खत्म हो गया, न्यू अल्फा रह गया ना। क्योंकि अगर आप इनकी जगह डेल्टा न्यू अल्फा पुट करते तो इस न्यू को ये क्या बना देता? अल्फा, तो इसके बराबर आ जाता ना। ये क्या चीज लिखी हुई है भाई? जहां से आपको क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है? अब आपका पता चलेगा कि आपको कितनी इसकी सेंस है कि ये लिखा हुआ क्या है? हाँ, इसी का इनवर्स है। और ये क्या मैट्रिक्स है? हाथ खड़ा करें, बेशक गलत बताएं। आइडेंटिटी है, इसका मतलब है कोई एक ऐसी चीज है अगर उसको, क्योंकि अगर ये इसकी रो है और ये कॉलम है तो देखें अब ये रो बन चुके हैं, ये कॉलम बन चुका है, तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया, तो इनवर्स बन गया है ना। इसमें वो चीज छुपी होती है जो वो लैम्डा इस तरफ भी आता है, इस तरफ भी आता है, जो गामा मैट्रिक्स इस तरफ भी आती हैं, वो मतलब ये इसे इंडिसेस चेंज करने वाला नहीं है। नहीं इंडिसेस, मैं डिटर्मिनेंट की बात करूंगा बिल्कुल। लेकिन जस्ट अब ये समझ लेंगे, अगर इसके म्यू रो होते, इसके म्यू रो होती, इसमें और भी, इसमें तो डिटर्मिनेंट भी छुपा हुआ है, इसमें तो इनवर्स भी छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है इसमें। हाँ, ग्रुप नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक और ख़ास बात है कि अब अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसको स्क्वायर करें और जवाब 1 आए तो इसका मतलब है उसके डिटर्मिनेंट की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो आपने मैट्रिक्स लिखा है, इट कैन बी ईदर +1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी -1। ये मैं पता नहीं मुझे क्यों आदत है, मैं ये मॉड लिखता हूँ, ना भी लिखो तो खैर है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी +1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी -1। ठीक है, वैसे ऐसे करके लिखना तब भी बेहतर होता है कि ए, चाहे ए के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन छुपा भी हुआ है ना तो ओवरऑल बाहर भी आ जाए तो खैर है। अच्छा, जिनका डिटर्मिनेंट +1 होता है उनको कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसको कहते हैं प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और जिनका नहीं होता है डिटर्मिनेंट +1 -1 होता है उनको कहते हैं इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर है, नाम है ना, लेकिन इन नामों में बड़े राज छुपे हैं। ज़रा देखें कैसे। अगर प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ना तो आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में इनफाइटेसिमली स्मॉल चेंजेस को से बना सकते हैं। मसलन आपने एक चीज़ को इधर से इधर लेके आना है,
आप छोटे छोटे हिस्सों में उसको लेके आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने उसको रोटेट करके इधर से लेकर इधर लेके जाना है तो आप छोटी छोटी रोटेशन करके उसको ला सकते हैं। तो इसका मतलब है प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको आप इनफाइटेसिमल चेंजेस के साथ आइडेंटिटी में ऐड करके बना सकते हैं। मैं इस पे आता हूं अभी। और इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको आप इनफाइटेसिमल चेंजेस से नहीं बना सकते। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कब कंटिन्यूस होती है? जब आप बिल्कुल छोटे 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 हिस्सों को जोड़ के आप उसे फ्रीली ड्रा कर सके। डिस्क्रीट क्या होती है? जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म जंप्स होते हैं। सर ये इस वाली को जितनी मर्जी दफा चेंज करें डिटरमिनेंट 1 ही रहता है। हाँ, दो दफा करेंगे प्लस बनेगा फिर दोबारा नेगेटिव 1। हाँ, इसका नहीं, इसका मैं बताता हूँ क्यों। इसकी इससे भी आसान इंट्यूशन है। आप +1 से -1 आ ही नहीं सकते जीरो से गुजरे बगैर। +1 से -1 में कैसे आएंगे? जीरो, जो ही आप जीरो से गुजरे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही खत्म हो गई। इसका मतलब आपको 2 दफा आना पड़ेगा ना। अगर कभी प्लस से गुजर के माइनस पे आए तो फिर जाके वापस उधर जाना पड़ेगा जो आप बात कर रहे हैं। आप जीरो से गुजरे बगैर ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये डिस्क्रीट होती है, ये कंटिन्यूस होती हैं। ये सबसे आसान तरीका है इसको सोचने का। आप देखिएगा पैरिटी और चार्ज कंजुगेशन इस तरह में बन जाएंगी और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो इनमें आ जाएंगी। उसमें मैं आऊँगा भी कौन सी हैं। बस एक दफ़ा नोटेशंस पहले अगर आपको क्लियर होगी, लफ्ज़ समझ आ गए तो मसले ही हल हो जाएंगे। ठीक, ख़बाब आप कुछ और कहना चाह रहे थे यार? ऐसा सर मुझे फील हो रहा था कि वो डिटरमिनेंट पहले एक दफ़ा करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर एक दफ़ा किया तो वो कंटिन्यूसली हम उसको कर सकते हैं। ये वाला जो है वो सिर्फ एंड मतलब हाँ, ओड वाली चीज़ में चला जाएगा, तो वो डिस्क्रीट वाली चीज़। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने और आसान कर दिया। मैंने कहा आप -1 से 1 तक जा ही नहीं सकते जीरो से गुजरे बगैर। जो ही जीरो से गुजरेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही खत्म हो जाए। क्यों? जीरो होने का मतलब है ए जीरो है, ए जीरो है तो फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं थे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो जो आप लिख रहे हैं गलत है। इसका मतलब है आप किसी एक साइड पे ही रह सकते हैं, दूसरी साइड पे आ ही नहीं सकते। वही ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही है ना जो मतलब डिस्क्रीट चीज़ें, या तो पैरिटी जैसे आपने कहा और चार्ज, तो भी कंटिन्यूस होते ही नहीं है ना। हाँ, ये कंटिन्यूस नहीं होते इसलिए कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर नहीं करती। ये ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है, वो इसका कॉन्सिक्वेंस है। फंडामेंटल यही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? अगर कोई समझ नहीं आ रही तो पूछ ले। आ रही है समझ? अच्छी। मुझे नहीं पता यहाँ पर बीएस में जब स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है तो ये पढ़ाया जाता होगा, है ना, कि नहीं पढ़ाया जाता? अच्छा, मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी में मंसूर ज़रूर पढ़ाते हैं, ये ना कहें, कंफर्म्ड। हाँ, उनका इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, वो ज़रूर पढ़ाता है ये चीज़ें। अच्छा भाई, आपको याद है एक चीज़ और हमने लिखी थी। अब ज़रा डिराक इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, आपको याद है ना हमने एक चीज़ लिखी थी कि पी म्यू ये बराबर है m² c² के, या है ना, इसी के बराबर था ना। यानी 4 मोमेंटम का स्क्वायर जो है, आप देखें इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि p² = m² c²। जब ऊपर वेक्टर नहीं होता तो 4 वेक्टर होता है रिलेटिविटी में, जबकि ऑर्डिनरी मैकेनिक्स में जब ऊपर कुछ नहीं होता तो 3 वेक्टर का मॉड्यूलस होता है। डिराक इक्वेशन किसी को याद है क्या थी? पता चलता है आपका। आयोटा h बार d(ψ/dt) = h बार c/आयोटा। मैं अब इसके इंडेक्स की नोटेशन देख लूँ, α1 d(ψ/dx1) यहाँ 1 था, प्लस α2 d(ψ/dx2) प्लस α3 d/dx3। जी, आप क्या कह रहे थे? प्लस बीटा mc² साइन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मैं β/c से ज़रब दे दूं दोनों तरफ, यहां पर भी मैं β/c से मल्टीप्लाई करूं
चले ऐसे कर लेते हैं, दोनों तरफ ज़रब दे देते हैं बीटा बाई सी से। पहली टर्म क्या बन जाएगी, आयोटा एच बार बीटा डी बाई डी टी डी बाई डी सी टी लिख सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि लॉरेंस इनवेरियंस का कंसिक्वेंस ही तो ये है कि जो है वो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। अच्छा, मैं कोवेरियंस के लिए दो चीज़ें की बात करता हूँ, थोड़ी देर मुझे दे दें, मैं उस कोवेरियंस की डेफिनेशन बाद में करता हूँ। दार डिराक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली। अच्छा, जब इसको सी से मल्टीप्लाई करूँगा बीटा बाई सी से, तो क्या आंसर आ जाएगा, एच बार ओवर आयोटा बीटा अल्फा 1 डी साई बाई डी एक्स 1 प्लस बीटा अल्फा 2 अच्छा, जब सी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ, बीटा स्क्वेड एम सी साई। पर आपने तो मुझे बताया था कि बीटा स्क्वेड 1 के बराबर होता है। क्यों ना हम एक नई चीज डिफाइन कर ले, लेट्स डिफाइन, क्योंकि बीटा अल्फा अब नए किस्म के मैट्रिक्स बन गए हैं ना, तो नया नाम दे लेते हैं हम, लेट्स कॉल बीटा इज इक्वल टू गामा 0 कह देते हैं इसको, नया मैट्रिक्स नाम रख देते हैं, और बीटा अल्फा आई को हम कह देते हैं कि ये गामा आई के बराबर है। आपकी अपनी नोटेशन है, जो भी आप करना चाहें, जैसे भी आप लिखना चाहें इसको, ठीक है ना। लेकिन यह कि बीटा को रख दिया मैंने गामा 0 और बीटा अल्फा आई को कह दिया मैंने गामा आई के बराबर है। तो ये देखिए क्या बन गया अब, ये आयोटा एच बार गामा 0 डी बाई डी एक्स 0 साई इज इक्वल टू एच बार ओवर आयोटा बीटा सॉरी गामा आई डी बाई डी एक्स आई प्लस साई प्लस एम सी साई। है ना, ठीक होगी ना बात। अच्छा चलें, सो आई कैन राइट इट एज आयोटा एच बार, कामा ले लूं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस आयोटा एच बार बन जाएगा, इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा ये, तो इट बिकम्स गामा 0 डी बाई डी एक्स 0 प्लस गामा आई डी बाई डी एक्स आई। आपको याद है डी बाई डी एक्स आई और दूसरे एक्स आई में एक फ़र्क है, ऊपर वाला नीचे वाले के माइनस में, तो जब माइनस लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस आ जाएगा। मैं अभी इस पे लिखता हूँ, माइनस एम सी साई इज इक्वल टू, ओह कुछ गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया है, आयोटा एच बार सारे से कॉमन नहीं आना था ना, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, आयोटा एच बार गामा 0 डी बाई डी एक्स 0 माइनस गामा आई डी बाई डी एक्स आई साई माइनस एम सी साई इज इक्वल टू 0। बहुत प्यारी डेफिनेशन बन गई है, यकीन कीजिए, है ना, बहुत ही खूबसूरत एक इक्वेशन बन गई है। अभी मैं लिखता हूँ आपकी देखी भाली इक्वेशन क्या बनी है, ज़रा देखिएगा। नहीं, दरमियान में प्लस है, बस मुझे आदत है माइनस वो ज़हन में रख के लिखने के लिए, कोई बात खैर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ज़रा इससे पहले इनको देख लें ज़रा, इसका मतलब है मैंने गामा 4/4 मैट्रिसेस हैं। आपको याद है गामा 0 का डैगर किसके बराबर है? गामा 0 का डैगर का मतलब क्या है? बीटा का डैगर। बीटा किसके बराबर था? 1 0 0
-1 का डैगर। तो डैगर का मतलब क्या होता है? कंजुगेट एंड ट्रांसपोज। तो इसका क्या आ जाएगा? कंजुगेट लेंगे तो 1 ही आएगा, ट्रांसपोज का मतलब है रो और कॉलम इंटरचेंज होंगे, जो कि इसका मतलब है गामा 0 इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हाउ अबाउट गामा आई? गामा आई का डैगर का मतलब क्या होगा? बीटा अल्फा आई का डैगर। शाबाश। तो ये आ गया अल्फा आई डैगर, बीटा डैगर। बिल्कुल ठीक है। अल्फा आई का डैगर किसके बराबर था? अल्फा आई के बराबर था। बिल्कुल ठीक है। और बीटा का डैगर किसके बराबर था? बीटा। तो दिस इक्वल टू अल्फा आई बीटा। पर आपने तो पढ़ा था कि अल्फा और बीटा आपस में एंटी कम्यूट करते हैं। दिस बिकम्स माइनस बीटा अल्फा आई विच इज इक्वल टू माइनस गामा। इसका मतलब है गामा आई इज एंटी हर्मिशियन। सो गामा आई इज एंटी। शायद आपको ताज्जुब हुआ हो एंटी हर्मिशियन होने का फ़ायदा क्या था। बड़ा फ़ायदा है इसका, है ना। मोमेंटम का डैगर लेते हैं ना तो प्लस आयोटा ही रहता है, यानी मोमेंटम का डैगर लेते हैं तो मोमेंटम ही आता है। ये अपना साइन बदलता है। देखिएगा ज़रा साइन बदलने से इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा, आगे जाके मैं इसको जब एंटी पार्टिकल के सोल्यूशन निकालूंगा तो बताऊंगा। सवाल ये पैदा होते हैं इन चारों डेफिनेशंस को, इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बीटा अल्फा आई इज इक्वल, बीटा अल्फा आई का एंटी कम्यूटेशन, इन सब को रिलेट कर सकते हैं हम आपस में या नहीं कर सकते? आपको याद है ना आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या थी? आपके पास प्रॉपर्टी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बीटा और अल्फा आई आपस में एंटी कम्यूट करते थे, और याद आपको अल्फा आई और अल्फा जे तो जो थे ये किसके बराबर थे? डेल्टा आई जे के, या 2 टाइम्स डेल्टा आई जे था। चले, इन सब डेफिनेशंस को कोई कंबाइन करा सकता है मुझे गैमास की निस्बत की फॉर्म में? एनीवन, कोई बंदा आप में से, बेशक गलत ही करा दे, कोई बात नहीं। देखिएगा कितनी कॉम्पैक्ट नोटेशन बन जाएगी। जो 3 एंटी कम्यूटेशन आप लिखते थे ना, ये एक ही में छुप जाएंगे। लिख के दिखाऊं आपको? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो लिख के देख लें, हैं? लिखवा दूं आपको? लिख लें, बेशक आपकी मर्जी है। कौन सा लिखना चाह रहे हैं आप? कौन सी चेक करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी? ये चेक करना चाह रहे हैं बीटा स्क्वायर इज 1। म्यू और म्यू दोनों ज़ीरो हैं। म्यू और म्यू दोनों ज़ीरो अगर हों तो गामा ज़ीरो इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी ज़ीरो ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 2। गामा ज़ीरो का मतलब क्या है? 2 टाइम्स गामा ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो गामा ज़ीरो का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 आ गया ना। तो बीटा स्क्वायर इज 1। और कोई चेक करना चाहें कर लें। चलें, ए को म्यू को 0 कह लें, न्यू को आई कह लें। गामा ज़ीरो गामा आई इज इक्वल टू 2 टाइम, अच्छा जी ज़ीरो आई क्या होगा? कौन बताएगा आप में से? हाथ खड़ा करके क्या होगा जी ज़ीरो आई? एनीवन? जी डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका 0 0 1 है, आई जे -1 है। याद है जी क्या था? जी एक डायगोनल मैट्रिक्स था, और जी जो था वो डायगोनल उधर लिखना था। जी जो था वो एक डायगोनल मैट्रिक्स था, 1 -1 -1, यानी जब इसके रो और कॉलम 3 वाले होंगे तो -1 है सेम, और जब 0 वाले होंगे तो जवाब 0 है। अच्छा, इसकी जगह फिर देखें मैं इसका मतलब ये आ गया 0 के बराबर। तो देखें क्या लिख सकता हूं मैं इसको? गामा 0 गामा आई प्लस गामा आई गामा 0 इज इक्वल टू 0। गामा 0 किसके बराबर है? बीटा। और गामा आई किसके बराबर है? बीटा अल्फा आई। तो इसका मतलब आ गया बीटा स्क्वायर्ड अल्फा आई प्लस
बीटा अल्फा आई, सॉरी बीटा अल्फा आई बीटा, जी क्या कह रहे हैं, सॉरी नहीं, इक्वल टू 0 बाद में प्रूफ करते हैं ना। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करूंगा ना, लेफ्ट हैंड साइड से आंसर 0 आना चाहिए था ना। ये इसका मतलब है बीटा स्क्वायर्ड किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो इसको अल्फा आई प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा आई, बीटा स्क्वायर्ड 1 हो गया। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन भी होल्ड करती है, बीटा अल्फा आई प्लस अल्फा आई बीटा इज इक्वल टू 0, परफेक्टली फाइन। तो इसका मतलब है कि बड़ी कॉम्पैक्ट नोटेशन बन गई अब आपके पास, दिस वन। अब देखिएगा इस कॉम्पैक्ट नोटेशन में डिराक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो जो आप इतना लंबा चौड़ा पहले काम कर रहे थे ना, वो अब आपको ज़रूरत ही नहीं लिखने की बीटा अल्फास, बस सीधा सीधा गैमा मैट्रिसेस लिखें। और गैमा क्या है, 4x4 मैट्रिसेस हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बीटा और अल्फा है। लेकिन यहाँ ना तो ये बीटा के बराबर है, ना ये अल्फा के बराबर है, बल्कि ये बीटा अल्फा उनके कॉम्बिनेशंस भी हैं। अच्छा, अब एक नोटेशन हम यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं स्लैश नोटेशन। वो बड़ी डिफरेंस ही है। हम किसी क्वांटिटी के ऊपर ना स्लैश लगाते हैं, और स्लैश किसके बराबर होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है गामा म्यू ए म्यू, या दिस इज इक्वल टू जी म्यू न्यू गामा म्यू ए न्यू, एक ही बात है। ज़रा देखें इसको, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसमें म्यू पे समेशन है ना। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ इसको गामा 0 A0 प्लस गामा आई ए आई, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं। लेकिन एक जगह पे इंडेक्स होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बनता है ना। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गामा 0 A0 का तो मसला नहीं है, ये तो नीचे हो ऊपर हो, टाइम कंपोनेंट आपको पता है ना, याद है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता था, x0 नीचे हो या x0 ऊपर हो। लेकिन जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाते थे तो एक माइनस साइन आ जाता था, क्योंकि कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट का स्पेशल कंपोनेंट एक दूसरे के नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब इसका जगह आंसर आ गया गामा 0 A0 माइनस गामा डॉट ए, है ना। नोटेशन समझ आ गई या नहीं। अब एक छोटी सी मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। बियॉर्कन एंड ड्रेल अपनी बुक में लिखता है डेल स्लैश, मैं डेल स्लैश को लिखता हूं ये। वो कहता है डेल स्लैश कुछ इस तरह से डिफाइन है, गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू। ये जो आपका लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू, जो कि किसके बराबर है, गामा 0 डी बाई डी एक्स 0 प्लस गामा आई डी बाई डी एक्स आई। वो इसको पता क्या लिखता है, वो लिखता है, ये लिखा हुआ है गामा 0 डी बाई डी टी प्लस गामा डॉट डेल। आप में से मुझे को बता सकता है कि वो यहां पर डेल लिखता है क्योंकि के ऊपर था, लेकिन आपको पता है लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होने के लिए एक का ऊपर और एक का नीचे होना ज़रूरी है, इसलिए इसको पहले नीचे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस से। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दोनों ऊपर थे तो इसलिए आपको किसी ऊपर नीचे नहीं लाना, ये तो एक नोटेशन है ना। मैं जो आपको असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ वो ये है, आपको पता है पी म्यू किस तरह डिफाइन है। इसका मतलब आप इस डेफिनेशन को क्या लिख सकते हैं, आयोटा एच बार डी स्लैश माइनस एम साई लिख सकते हैं ना आप लिख सकते हैं आयोटा एच बार डी स्लैश माइनस एम सी। कितनी खूबसूरत है डिराक इक्वेशन, है ना।
ये है डिराक इक्वेशन, इतनी छोटी सी और इतनी कॉम्पैक्ट सी स्लैश नोटेशन। आपने एक बात याद रखनी है, आपके पी म्यू की डेफिनेशन याद है? पी म्यू क्या था? आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स, इसका मैं इंडेक्स रखूँगा नीचे वाला म्यू, ये था ना, याद है ना? कोवेरिएंट में प्लस डेल आता था, कंट्रावेरिएंट में माइनस। आपने साबित करना है कि आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये छोटी सी असाइनमेंट है, आप इसको लिख सकते हैं पी स्लैश, मैं 1 मिनट में आपको हिंट दे देता हूँ एक इसका, पी स्लैश माइनस एम सी साई इज इक्वल टू 0। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको? अगर आप इसका आयत कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स आई आएगा, लेकिन ये नीचे वाला एक्स आई है ना, क्योंकि पी स्लैश अगर आप लिखेंगे तो पी स्लैश में क्या लिखा होगा? गैमा 0 पी 0 माइनस गैमा आई गैमा डॉट पी, लेकिन आपका पी तो डेल नहीं है, पी में तो माइनस आयोटा एच बार साथ में शामिल करेंगे तो आप देखिएगा इस डेफिनेशन से ये वाली डेफिनेशन आराम से बन जाएगी। आपने ये यूज करना है, आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? आयोटा एच बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना, आयोटा एच बार डेल नहीं होता। क्या चीज़ डेल होती है? माइनस। तो एक माइनस यहाँ लगाएंगे, एक माइनस यहाँ लगाएंगे, ऑटोमेटिकली स्लैश नोटेशन बन जाएगी। बस क्या मैं कह रहा हूँ आपको पता है ना, अगर आप इसको पी की फॉर्म में लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते थे माइनस गामा डॉट माइनस आयोटा एच बार, तो ये पी बन जाता ना, तो वापस यही नोटेशन है बन जाती, गैमा 0 पे 0 माइनस। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ होती है जो हम फील्ड थ्योरी में ऐसे कॉल कर जाते हैं, उसमें हम बीटा अल्फा आई माइनस के साथ डिफाइन करते हैं, क्योंकि नीचे इंडेक्स को पहले ऊपर ले जाते हैं, माइनस लगा लेते हैं। अगर यहाँ माइनस लगा लेता तो फिर मुझे स्लैश नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ठीक है, डेफिनेशन का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। आप में से को मुझे लिखवा सकता है डिराक इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी? क्या होगी? मैंने कराई हुई है आपको, वो क्या होगी? इसी स्लैश नोटेशन में साबित कीजिएगा कि स्लैश नोटेशन से वापस आप जाके वही बना सकते हैं। क्यों? यही था ना मिनिमल इंटरेक्शन, हर पी की जगह पी माइनस ई बाई सी ए लिखना है, तो स्लैश की जगह क्या हो जाएगा? इसका स्लैश, इसका स्लैश, इसका स्लैश, बस, बाकी तो किसी चीज़ का स्लैश। तो कितने आराम से डिराक इक्वेशन बन गई आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा आज का पहला काम था कि आई हैव टू राइट डिराक इक्वेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक हो तो प्लीज़ पूछ लें। क्यों भाई, समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। आप ये देखें, मैंने कैलकुलेशन घर में करते हुए बड़ा सोचा कि वाई ब्यॉर्कन एंड ड्रेल हैज़ रिटन प्लस साइन ओवर हेयर नॉट माइनस। फिर मैंने कहा कि चलें, मैंने सवाल लिख के लाया था आपके लिए, फिर मैंने आपको जवाब भी दे दिया इसका। दो नेगेटिव साइन एक, हाँ, दो मनफी लोग मिलके एक जमा बन जाते हैं, है ना। दो तो हो जाते हैं ना एक से, तो इसलिए कोई सवाल यहाँ तक प्लीज़? क्यों भाई? घर जाके इसकी साथ ही प्रैक्टिस करें थोड़ा सा ना। ऐसे लगता है जैसा मैथमेटिक्स, आदत नहीं होती ना मैं, है ना, मैथमेटिक्स करने की। ये मैथमेटिक्स अब छोटे रूटीन मैटर बन गया है, यानी बीएस के स्टूडेंट्स भी ये कर सकते होते हैं, क्योंकि उनको अब आजकल के नए, आज ये नया मैथमेटिक्स किसी ज़माने में था, आज तो ये अब तो ये 100 साल पुराना मैथमेटिक्स हो गया है। अब तो इससे बहुत आगे चले गए हैं हम, उसमें तो कोई इंडिसेस लिखते ही नहीं है ना। हाँ इसमें, हाँ नहीं, उसमें तो कुछ फॉर्म्स की, डिफरेंशियल फॉर्म्स वगैरह की फॉर्म में तो आसान होगी ना चीज़ें। और
प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़। कोई जल्दी नहीं हमें कोर्स ख़त्म करने की, नई चीज़ आप जितनी पढ़ सकते हैं काफ़ी। हम ना भी इधर अखबार भी तो हम भी तो लेक्चर तुम रिकॉर्ड करते ही रहेंगे जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होता। सेमेस्टर ख़त्म भी हो गया तो खैर है। अच्छा, मैंने अब क्या कहा था, मेरा मकसद ये था कि मैंने लॉरेंट्ज इनवेरियंस कर दी है, मुझे तो करनी है कोवेरियंस। अब कोवेरियंस के दो पास्चुलेट्स हैं, मैं लिखूंगा नहीं। पहला पास्चुलेट क्या है कि फर्ज कीजिए ऑब्जर्वर ओ को आपका साई ऑफ एक्स पता है। ऑब्जर्वर ओ प्राइम कहता है मेरे पास भी एक साई ऑफ एक्स है, पर वो साई प्राइम है, प्राइम कोऑर्डिनेट का है, और उसमें एक्स क्या है, एक्स प्राइम है। तो क्या साई प्राइम को जानते हुए वो साई ऑफ एक्स वाली इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकता है अपने तौर पे? पहली तो बात ये है कि यानी अगर उसको पता है कि उसने अपना साई प्राइम एक्स प्राइम बनाया है, ओ ने अपना साई एक्स बनाया है, ओ वाले फ्रेम को पता है साई ऑफ एक्स की फिजिक्स क्या है, तो वो उस साई प्राइम से क्या वही फिजिक्स अखज कर सकता है। दूसरी बात यह कि डिराक इक्वेशन को अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाएं तो क्या वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती? अगर इन दो चीज़ों को मिला दें आप तो ये बनती है कोवेरियंस ऑफ अ डिराक इक्वेशन। सो देयर आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि डिराक इक्वेशन की फॉर्म उसमें लिखें इन प्राइम कोऑर्डिनेट्स बाय चेंजिंग साई टू साई प्राइम, गैमा को भी चेंज करें, डी बाई डी एक्स को भी चेंज करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसके ओ प्राइम वाले का जो साई ऑफ एक्स प्राइम है और जो ओ वाले का साई ऑफ एक्स है वो आपस में फिर किस तरह रिलेटेड होंगे। अगर ये आप साबित कर दें कि जी डिराक इक्वेशन की कोवेरियंस फिर प्रूफ हो जाएगी। या अगर डिराक इक्वेशन कोवेरियंस है तो साई प्राइम एक्स प्राइम का क्या ताल्लुक है साई एक्स से, और जो गैमा मैट्रिसेस हैं प्राइम कोऑर्डिनेट्स में जब आपने डिराक इक्वेशन लिखी उनके अन प्राइम कोऑर्डिनेट के गैमा मैट्रिसेस के साथ। ये दो चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है करना। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर इसको क्वांटम मैकेनिक्स की बात में करें तो क्या होगा, ओ ने साई ऑफ एक्स बनाई, कोई फिजिकल स्टेट थी, ओ प्राइम ने कहा मैं भी बनाता हूँ साई प्राइम ऑफ एक्स प्राइम, तो क्या वो वही उसकी फिजिकल स्टेट भी वही इंफॉर्मेशन दे रही है जो साई ऑफ एक्स दे रही है उसकी। दूसरी डिराक इक्वेशन है ना, तो डिराक इक्वेशन को ज़रा प्राइम कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो यानी क्या था, एक इक्वेशन क्या थी आपके पास, आयोटा एच बार गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू माइनस एम सी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये थी ना, ये तो थी अन प्राइम कोऑर्डिनेट वाले की। दूसरा कहता है नहीं भाई मेरी तो ये इक्वेशन है, मैं इस तरह करता हूं गैमा म्यू के ऊपर एक टिल्डा लगा देता, प्राइम नहीं लगाना चाह रहा था मैं, टिल्डा लगा लेते हैं, डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू। देखा प्राइम में आ गई ना, मैथ्स तो नहीं बदलता, स्पीड ऑफ लाइट भी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं चेंज नहीं होती। अब मैं चाहता हूं ये और ये एक जैसे हो जाएं। अगर ये और ये एक ही इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसका मतलब है गैमा को भी बदलना पड़ेगा। ये हमें पता है कैसे बदलता है, ये हमें पता है, हमें ये नहीं पता और ये नहीं पता कि गैमा म्यू कैसे बदलता है। तो ये मुझे करना है, अगर मैं ये चीज़ में बना लूँ तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी जी, मैट्रिसेस स्पेस टाइम का फंक्शन ही नहीं है, गैमास आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये किसी और फ्रेम में है ना, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कह सकती। देखें ट्रांसलेशन में तो है, रोटेशन में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि पॉलीमेट्रिसेस आर रोटेशन, जब एक फ्रेम को थोड़ा सा रोटेट करे तो रोटेशंस बदल जाती हैं। तो इसका मतलब है इसका मतलब ये है, आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि गैमा म्यू वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जो इसकी हैं, कि यानी गैमा ज़ीरो म्यू का जो डैगर है वो गामा ज़ीरो टिल्डा का जो डैगर है वो गामा ज़ीरो ही है, और गैमा आई टिल्डा का जो डैगर है वो, यानी अपने फ्रेम में ये एंटी हर्मिशन ही हैं, ये हर्मिशन है और ये एंटी हर्मिशन है। ऐसा नहीं है कि डैगर वाला अन डैगर से रिलेटेड है। हाँ, डैगर वाला अन डैगर से रिलेट कर सकते हैं आप जब भी चाहें,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रिलेट करने में, यू कैन ऑलवेज रिलेट। आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता गैमा म्यू डैगर क्या है, यानी मुझे नहीं पता गैमा ऊपर लिखूं नीचे लिखूं फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख लूँ यू डैगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, यू डैगर गामा म्यू यू, वेर यू इज सम यूनिटरी मैट्रिक्स। क्यों? हमें पता है ये एक स्केलर बन रहा है ना, स्केलर बन रहा है तो लेंथ नहीं बदलेंगी ना, इसका मतलब है मैं गैमा को किसी यूनिटरी मैट्रिक्स से चेंज करूं, यूनिटरी मैट्रिक्स की यही तो खूबी होती है कि वो लेंथ नहीं बदलते वेक्टर्स की। तो इसका मतलब है ये ऐसी डेफिनेशन होल्ड कर सकती है गैमा, मैं आपके बात का जवाब देने के लिए कह रहा हूं कि स्पेस टाइम ना भी हो, इवन देन यू कैन जस्ट रोटेट इट फ्रॉम वन फ्रेम टू अदर फ्रेम। ठीक है जी। अच्छा, इस फ्रेम में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ना इसको p प्राइम स्लैश माइनस एम सी, या नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि बेशक टिल्डा है तो प्राइम ही ना, अपने अपने फ्रेम में तो प्राइम वाले में गैमा टिल्डा है और दूसरे वाले में टिल्डे से देखिएगा ब्यॉर्कन एंड ड्रेल कहता है गैमा व्यू के ऊपर से डिस्टिंक्शन ख़त्म कर देते हैं कि ये टिल्डा है या नहीं है, लेकिन ये लिखने में कोई हर्ज नहीं है। प्राइम वाले के अपने गैमाज हैं, अन प्राइम वाले के अपने गैमाज हैं, दोनों सेम नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है और वो आपको पता चलेगा क्या फ़र्क है अभी। अच्छा, एक बात तो है ये वाली, आपको पता है ना डिराक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, अभी लिखी थी ना हमने, एक लीनियर है ना फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। इसका मतलब है दो लीनियर चीज़ों को मिलाएंगे तो एक लीनियर चीज़ ही बनेगी दोनों में, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साई प्राइम एक्स प्राइम, जो मैं अब लिख रहा हूँ ज़रा इसमें गौर से देखना आपने, साई प्राइम एक्स प्राइम, आपको पता है ना एक्स प्राइम किसके बराबर है? किसके बराबर था एक्स प्राइम? नहीं, एक्स प्राइम के, हाँ किसके बराबर था? ए एक्स के बराबर था ना। अब अगर कोई चीज़ लीनियर है ना तो इसका मतलब है ए एक मैट्रिक्स था ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक मैट्रिक्स है जो ए का फंक्शन है टाइम्स, यकीन कीजिए इसको लिखने में ऐसे कोई हर्ज नहीं, एब्सोल्यूटली कोई हर्ज नहीं है इसको ऐसे लिखने में, नहीं बल्कि हर्ज सिर्फ यहां पे है। खत्म हो गया ना, प्राइम वाला अन प्राइम से रिलेट हो गया। एक्स प्राइम अगर ए एक्स से रिलेट होता है, ए मैट्रिक्स था, तो साई प्राइम भी साई एक्स से रिलेटेड है, किस तरह? एस ऑफ ए से। कोई मैट्रिक्स होगा जो ए का फंक्शन होगा। अच्छा, साई ऑफ एक्स किसके बराबर है? ये आप में से कितने लोग मेरे साथ ये इससे एग्री करते हैं? अभी पता चल जाएगा कि एग्री करते हैं नहीं करते। हाँ, दोबारा एक्स ही देखे ना, क्या था? अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इधर से उधर एक्स प्राइम से अगर ए से जा रहा हूं तो एक्स में उसके इनवर्स से आ जाऊंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट एफ ए तो 1 या -1 ही था ना। हाँ, अब यहां से एक चीज़ आएगी, मैं अभी इनसे पूछूंगा, ये मैं नहीं लिखूंगा, ये मैं इनसे पूछूंगा। आप ऐसे मुझे कोई बता सकता है अगर मैं ये लिखूं साई ऑफ एक्स, अभी तो मैंने साई प्राइम लिखा है ना, अगर मैं ये लिखूं, बिल्कुल इसी को देख के बताइएगा। शाबाश शाबाश, हाँ हाँ, अब इसको मैं ये लिख सकता हूं ना साई ऑफ, हाँ वो ए एस इनवर्स बाद में लिखूंगा, बिल्कुल ठीक है, ए इनवर्स एक्स प्राइम लिख सकता हूं ना, है ना। तो इसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता? बिल्कुल उसकी जिस तरह प्राइम हटा के साई एक्स ऐसा फे लिख लिया था, तो ये ए इनवर्स है प्राइम वाला, बिल्कुल वही डेफिनेशन। प्राइम वाला अगर ए से रिलेटेड है तो अन प्राइम वाला इनवर्स से रिलेटेड है ना। क्या ख्याल है? क्यों भाई? अब यार ये ना कहिएगा कि ये मैथमेटिक्स भी कोई ऐसे ये हम लीनियर अलजेब्रा बहुत करते हैं, कुछ भी नहीं है।
अगर x किसी मैट्रिक्स से जा रहा है तो साई भी किसी मैट्रिक्स के साथ ही बदलेगा। यही डेफिनेशन ज़हन में रख लें। साई प्राइम इज एस ए साई, ठीक है। साई इज इक्वल टू एस ए इनवर्स साई प्राइम, यही लिखा हुआ है इनकी डेफिनेशन को देखते हुए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ तो आप में से मुझे कोई यहाँ भी बता सकता था। आप कहते नहीं अगर यार तुम इस डेफिनेशन को देखो, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ। अगर इक्वेशन 1 से आप मुझे कह सकते थे ना कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, इसको एस इनवर्स से ज़रब दे लो दोनों तरफ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को लूँ, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अगर मैं इसको एस इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, एस इनवर्स ऑफ ए साई ऑफ एक्स, तो किसके बराबर आ जाएगा ये? एस इनवर्स ऑफ ए जी साई प्राइम एक्स प्राइम इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ ए, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना, एस ऑफ ए, लेकिन एस इनवर्स एस तो क्योंकि ए इनवर्स ए 1 है ना, ए इनवर्स ए 1 है तो इसका मतलब उन मैट्रिसेस का फंक्शन भी जो होगा उसका भी आंसर 1 ही होगा। तो क्या बन गया ये? सो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ ए साई प्राइम एक्स प्राइम। ये इक्वेशन 3 आ गई है। अच्छा, अगर आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं आप? Equations 2 and 3 implies S of A inverse is equal to, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले A का इनवर्स लें फिर मैट्रिक्स बनाएं या मैट्रिक्स बना के इनवर्स लें। यही लीनियर ऑपरेटर की खूबी है, लीनियरिटी की कंडीशन ही यही है कि इसलिए इनको कहते हैं दीज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, कि उनका इन्वर्स लेके बनाते मैट्रिक्स या मैट्रिक्स बना के इन्वर्स लेते, जवाब सेम आता। थैंक यू खबाब, बिल्कुल सही आपने बता दिया, मेरे लिए ज़िंदगी आसान कर दिया आपने। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें ये तो पता चल गया कि एस ए का फंक्शन है, कोई मैट्रिक्स है, पर ये नहीं पता कि वो है क्या। तो हमारा गोल ये है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। हम ना, सो गोल इज टू फाइंड एस ऑफ ए, यानी एस ऑफ ए या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? जो साई को बदलता है। ऐसा हो सकता है ना साई को बदले, उन्हीं मैट्रिसेस को हम लें तो वो गैमास को भी बदल दे, इस तरह गैमा को बदले कि टुगेदर इक्वेशन बिल्कुल वैसी लगे जैसे ये देखने वाली थी। तो मैं अब इसी की बात करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट विद माय ओन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिराक इक्वेशन। सो डिराक इक्वेशन वाज आयोटा एच बार गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू माइनस एम सी इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। साई ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अभी पता चलेगा। अभी तो आपने मुझे बताया है कि भाई आप लिख सकते हैं एस इनवर्स ए साई प्राइम ऑफ एक्स प्राइम, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ आयोटा एच बार गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू माइनस एम सी एस इनवर्स ऑफ ए। मैं इससे ये बनाऊंगा, देखिएगा कितने आराम से बनेगी। और आज यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे, यहाँ पे नहीं, हाँ बनाने के बाद। लेकिन ऐसे एक मैट्रिक्स है, गैमा मैट्रिक्स है, डी बाई डी एक्स म्यू का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, तो इसलिए मैं इस मैट्रिक्स को डी बाई डी एक्स म्यू से इधर भी लेके आ सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। एस इनवर्स को इधर भी, क्यों? मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स को देखता है ना, और इसमें कोई स्पेशल स्पेस टाइम डिपेंडेंस नहीं है। तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू आयोटा एच बार गामा म्यू एस इनवर्स ऑफ ए माइनस एम सी
क्यों भाई, ठीक लिखा? आप में से कितने लोग मुझे इजाज़त देते हैं मैं इसको ऐसा फेस से ज़रब दे दूँ बाईं तरफ से? इस तरफ से मैं अगर इसको ऐसा फेस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या जवाब आ जाएगा? आयोटा एच बार एस ऑफ ए गामा म्यू एस इनवर्स ऑफ ए ये तो 1 के बराबर है। एस एस इनवर्स होता यूनिटरी है, लीनियर है और यूनिटरी है। थोड़ी चीज़ें बनती नज़र आ रही हैं अब, है ना? अभी इतनी सही नज़र नहीं आई यार। इसको भी तो प्राइम से अगर मैं रिलेट कर लूँ ना, यकीन कीजिए अगर इसको मैं गैमा टिल्डा कह लेता ना तो मुझे सिर्फ इसको प्राइम बनाना था। प्राइम बनाता तो रिलेट हो जाता। साई प्राइम तो आ गया ना, तो मैं बनाता हूं अब इसको। आपको पता है ना एक्स म्यू किसके बराबर है? आपने थोड़ी देर पहले तो मुझे बताया था। आपने बताया था ना कि एक्स प्राइम न्यू जो है, एक्स प्राइम न्यू जो है वो किसके बराबर है? ए न्यू म्यू एक्स म्यू। ठीक है, तो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं मैं अगर ये चीज़ बनाना चाहूं डी बाई डी एक्स म्यू, तो चेन रूल तो आपको आता ही है ना? क्या होता है वो? डी एक्स प्राइम न्यू ओवर डी एक्स म्यू चेन रूल बन गया ना? चेन रूल का मतलब यही है ना, जो इधर ऊपर आता है वो इधर नीचे आता है। अच्छा, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू म्यू तो क्या आएगा? डी एक्स प्राइम न्यू बाई डी एक्स म्यू कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? ये ए न्यू म्यू, यहां से अगर आप इसका डेरिवेटिव ये कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से ये टर्म, तो ये नहीं बन जाती? डी एक्स प्राइम बाई डी एक्स म्यू बाई डी एक्स म्यू इज 1, सो दिस इज ए न्यू म्यू। कितने आराम से रिलेट हो गए हैं दोनों, है ना? इसका मतलब ये हुआ, अब जब मैं इसी को इनको लफ्जों में पढ़ूंगा तो आपको वो कोवेरियंस वाली दोनों स्टेटमेंट्स नजर आएंगी यहां। इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन ऑलवेज राइट आयोटा एच बार एस ऑफ ए गामा म्यू एस इनवर्स ऑफ ए। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था? ए न्यू म्यू कितनी खूबसूरत डेफिनेशन बन गई है। आप यकीन कीजिए सारा कुछ आ गया ना। ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, सिर्फ ये नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दिस इंप्लाइज इज गामा म्यू टिल्डा इज एस ऑफ ए गामा म्यू एस इनवर्स ऑफ ए। थोड़ी देर के लिए पेन को रखिए और आराम से इस गामा को देखिए। गामा एक 4 वेक्टर था। इसका मतलब है आप इसे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएं तो इसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, आई ना? इट ट्रांसफॉर्म्ड एज अ 4 वेक्टर। रैंक 1 का टेंसर है क्योंकि इसके पास एक फ्री इंडेक्स मौजूद है। साथ में इसने 2 और एस मैट्रिसेस भी रखे। क्यों? क्योंकि साई को भी साई प्राइम को चेंज होना था। अब आप ये देखिए कि अगर गामा इस तरह चेंज हो, या गामा म्यू निकाल सकते हैं आप यहां से। कैसे निकाल सकते हैं? असाइनमेंट दे दूं या मैं ही कर दूं? सो यू कैन चेक इट, लाइक यू कैन राइट ए न्यू म्यू गामा म्यू इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ ए गामा न्यू टिल्डा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बिल्कुल सही, थैंक यू,
बिल्कुल सही कह रहे हो, एस इनवर्स ऑफ ए। अब मैं भूल गया हूँ क्या करने लगा था। गामा म्यू गामा न्यू टिल्डा। ऐसे रिलेटेड है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। अब आप देखें, अगर गामा म्यू इस तरह बदले और साई प्राइम इस तरह बदले तो वो वही इक्वेशन रिट्रीव हो जाएगी, वही इंफॉर्मेशन जो इस साई से रिट्रीव हो रही थी। साई प्राइम ओरिजिनल डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, वो एक नई डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उस डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसमें अगर साई प्राइम में जाता है तो साथ में गामा मैट्रिसेस भी बदलते हैं और d/dx भी बदलते हैं। ये ख़ास इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों चीज़ों में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये बात पता चल गई है कि भाई अब देखिएगा वो क्या करता है, बियॉर्कन एंड डेल कहता है अब टिल्डा की नोटेशन बेशक आप हटा दें, कोई बात नहीं, आप टिल्डा हटा भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं। क्यों, हमें पता है रिलेट हो गया ना एस से, तो इसलिए आप देखिएगा वो इसके ऊपर आप टिल्डा कहता है कि आप इसको रिमूव कर देते हैं हम, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खैर है, मैं टिल्डा लिखूंगा अगली दफ़ा बात मैं ख़त्म करना। इसका मतलब ये है कि डिराक इक्वेशन की फॉर्म इनवेरिएंट बन गई ना, आ गई ना ये फॉर्म आपके पास, और इसको देखने में आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलता। एक में आपने p प्राइम स्लैश माइनस एम सी लिखा था, एक में आपने p स्लैश माइनस एम सी लिखा था, दोनों में कोई ख़ास कोई फ़र्क नहीं है। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगले लेक्चर के बारे में मैं बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। मेरा मकसद है ऐसे एस मालूम करना और उन एस को यूज़ करके ये डेफिनीशंस बनाना। अब अगले जो लेक्चर्स हैं वो एस की फॉर्म बनाने पे हैं कि एस की क्या फॉर्म होगी। पर एस तो ए का फंक्शन है और ए के दो किस्म के थे, आपने कहा था डिटर्मिनेंट की बुनियाद पे। आपने कहा था ये तो प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती हैं और इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती हैं। अब अगर ये प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये इनफाइटेसिमल से मिलकर बनी हो सकती हैं, और अगर ये इम्प्रॉपर है तो ये डिस्क्रीट से बनी होंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जी ठीक है ये अच्छा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो डेल्टा म्यू न्यू है ना, इसको हम समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं जी म्यू न्यू। एक म्यू ऊपर हो एक नीचे हो ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये डिराक ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को ऐसे लिखते हैं। मैं कहूँगा ठीक है, आपने मुझे ये कहा कि एस जो है या ए जो है, चलें एस की बात नहीं करते हम ए की बात कहते हैं। आपने कहा अगर ये प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब है अगर मैं इसको आइडेंटिटी चूज कर लूं तो ओमेगा सिर्फ उसमें थोड़ा सा स्मॉल नंबर ऐड होगा। ये स्मॉल नंबर ऐड होने का मतलब ये है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट या ट्रेस लूं, अगर मैं इसका ट्रेस लूंगा तो ये तो आइडेंटिटी से नहीं बदलता, तो इसका मतलब है एक ही सूरत होगी कि ट्रेस ऑफ ओमेगा 0 हो। अब अगर ये ओमेगा ट्रेसलेस है, या एक तो प्रॉपर्टीज़ की ये हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये जो ओमेगा मैं लूँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। आपको पता है कि अगर 4x4 मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 16 है ना मैट्रिक्स एलिमेंट उसके। तो सिमेट्रिक हो तो कितने हो सकते हैं? 10। 4 डायगोनल, 6 ऊपर के अगर पता हो तो 6 नीचे के ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं। क्यों? 1 1 वाला इधर के 1 1 वाले के बराबर है, 2 2 सॉरी 0 1 वाला या चले 1 2 वाला 2 1 वाले के बराबर है। अगर एक 4x4 मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक हो तो उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं? एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब है डायगोनल 0 है, डायगोनल 0 है तो पीछे कितने बच गए? 6 पता हो तो दूसरे उन्हीं का 6 माइनस है। वैसे इसको आसान तरीके ऐसे भी दे सकते थे, टोटल 16 थे, 10 सिमेट्रिक से आ जाते थे तो 6 ही एंटी सिमेट्रिक से बनने थे, एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है अगर ये ओमेगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए तो इसके 6 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर इसके 6 एलिमेंट्स होंगे तो उसमें तो रोटेशन और बूस्ट आ सकता है, आ जाएगा। बूस्ट क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, हम उस पर आएंगे। और वो किस तरह साइन और कोसाइन से रिलेटेड है ये फिर अगले लेक्चर में हम करें। अगले लेक्चर में जो सबसे नई चीज़ आप सीखने जा रहे हैं ना वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स का एक्सपोनेंशियल आ जाए तो कैसे जान छुड़ाई जा सकती है उससे। और यहीं से आपको एक बात पता चलेगी कि जब आप एक स्पिन हाफ पार्टिकल को एक दफ़ा रोटेट करते हैं तो वो नहीं अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंचता, उसे 2 दफ़ा रोटेट करना पड़ता है, 360 2 दफ़ा।
डबल, इसलिए उसको स्पिन हाफ कहते हैं कि आफ्टर डबल 360 रोटेशन इट लीड्स टू योर ओरिजिनल साई। तो ये यहीं से हम निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो सो टाइम हो गया, तो कल ये मैं फिर चीज़ करूंगा। ठीक है, आप एक दफ़ा जाके इसको देख लीजिएगा, कल कोई अगर सवाल हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा।